गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम्स इन्फॉर्मेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह का एक सीरीज शुरू किया है जिसके तहत पार्ट 1 आ चुका है। वहाँ पे हमने भारतीय संविधान का जो विकास था वहाँ से लेकर के मौलिक अधिकारों के कुछ चैप्टर्स को सॉल्व किया था। आज उससे आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि ये पार्ट 2 वीडियो होगा, मास्टर वीडियो है इंडियन पॉलिटी का, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जहाँ तक संभव हो उसको कंप्लीट करवा दिया जाए। देखिए, ये जो सीरीज शुरू किया गया है ये विभिन्न जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं ऑल ओवर इंडिया में उन सब के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मैं कुछ एग्जामिनेशन का पर्टिकुलरली नाम लेना चाहूँगा जिसके लिए बहुत ही रामबाण है, जिसमें कि अभी आगामी बिहार एसआई 2213 मेंस है, 67वीं बीपीएससी पीटी है, सीडीपीओ पीटी है, या फिर आपको जो बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन है इन सब में, या फिर रेलवे के एग्जामिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि ये जो 7वां से लेकर के जो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम मतलब कि बुक्स हैं 7वां से लेकर के 12वीं तक के, उसमें जो निचोड़ है उसको यहाँ पे संग्रहित किया गया है। जो नए बच्चे हैं वो तो इसको निश्चित रूप से देखेंगे, जो पुराने स्टूडेंट हैं और जो इनको पढ़ चुके हैं वो भी देखें, क्योंकि हर बार जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है, आपको रिवीजन होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग जो है पहले वीडियो में मूल अधिकार के आसपास हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हैं उसको जल्द से जल्द ख़त्म करें, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं मूल अधिकार तक। हाँ, मूल अधिकार से फिर से कर देते हैं ताकि इसका एक बार आपसे को रिवीजन भी हो जाए। देख लीजिए, मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ये सब आपको पता है, ठीक है। और इसमें आपको जो है 12 से लेकर के 35 तक इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। लेकिन संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। और यहीं पे एक बात आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। यानी कि जो अनुच्छेद 13 है इसी के अंतर्गत आपको जो भी कानून बनाती है, राज्य सरकार बनाती है या फिर केंद्र सरकार बनाती है, तो उस पर मौलिक अधिकारों की जो सर्वोच्चता कायम करता है वो अनुच्छेद 13 ही करता है। एक तरह से समझिए कि 13 जो है अनुच्छेद 13 ये शील्ड की तरह काम करता है। उसी तरह देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार। यहीं पर बताया गया है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक आपको, ठीक है। और इसी से मतलब कि आपको जो जितना भी 12 से 35 तक है ना, उसको 4-5 भागों में बांट दिया है। जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो समानता का अधिकार 14 से 18 है। संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रतिष्ठता का अंत है? तो अनुच्छेद 17 है। और संविधान में देखिए अप्रतिष्ठता का परिभाषा कहीं पर भी नहीं किया गया, लेकिन अप्रतिष्ठता निवारण अधिनियम 1955, तो यहाँ पर भी आ गया है कि अप्रतिष्ठता निवारण अधिनियम कब लाया था? तो 1955 में लाया गया था। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देने क्या है? एक दंडनीय अपराध, यानी कि छुआछूत वगैरह जो है। और अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत बोलता है। इसी के तहत आपको जितने भी पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, चाहे वो भारत रत्न हो या जिस जो भी चीज़ें हैं, या विदेश से कोई भी पुरस्कार प्राप्त करता है भारत का कोई भी संवैधानिक पद पे व्यक्ति, तो वो भी इसी के तहत प्राप्त करता है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता की बात करता है? राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वल बिफोर लॉ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति आदि धर्म के आधार पर विभेद प्रतिषेध कौन करता है? अनुच्छेद 15 करता है, ठीक है ना। और ये समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे आइए आप लोग देख लीजिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रख करके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? एक होता है समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार, ये आपको अनुच्छेद 14-15 में इसको मतलब कि बेस बना करके दिया गया है, जो समाजवाद है उस शब्द के अकॉर्डिंग। और समाजवाद कहाँ है? तो प्रस्तावना में है, ठीक है ना। देखिए ये सब के सब रिलेटेड है, चाहे प्रस्तावना हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा, राज्य के नीति निषेध तत्व हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। इन सबको अलग अलग आप ना देखें, इन सबको समग्रता में देखें। और जब इन चारों का ज्ञान आपके पास क्लियर होगा तो मतलब कि एक एक चीज आपके पास परत दर परत तो वैसे ही खुलते चले जाएंगे, आपको मतलब कि कंपेरिजन करना आसान हो जाएगा। और एग्जामिनेशन में यदि इस चार से कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप आंख मूंद कर दागिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए बोलते हैं इन चारों को कहाँ से? प्रस्तावना से शुरू होता है, मौलिक अधिकार, फिर मौलिक राज्य के निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। इन चारों को आप समग्रता में पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अनुच्छेद 14 और 16 को आधार बना करके समाजवाद शब्द जो प्रस्तावना में प्रयुक्त है उसके आधार पर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। लेकिन महिलाओं के लिए समान कार्य के और पुरुषों का समान कार्य का समान वेतन होता है, वो 39 के मतलब कि कौ या खौ में आता है, तो वो चला जाता है आपको राज्य के नीति निषेध तत्व में, ठीक है। तो उसको भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे आइए, आपको पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद में कौन सा लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की क्षमता प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। आप पढ़ते हैं ना, लोक नियोजन के बीच में अवसर की क्षमता, तो वो 16 का 1 और 16 का 2 प्रदान करता है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान है? अनुच्छेद 19 में। और प्रेस की स्वतंत्रता भी आपको अनुच्छेद 19 के 1 में। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र कहीं पर नहीं किया गया है। चलिए ये तो हो गया आपको। अब यहाँ पे इसके कुछ मूल पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो कौन से संवैधानिक उपबंध भारतीय नागरिक को प्राप्त
प्राप्त है और कौन से संवैधानिक उपबंध जो है भारत के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। और ये सवाल आपको 1717 बिहार दरोगा मेंस में पूछा जा चुका है, और भी बीपीएससी से लेकर हो, रेलवे हो, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपको सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, तो भारत के नागरिकों को 5 तरह के मूल अधिकार प्राप्त हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत को ही मिलेंगे। पहला है आपको धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, यानी कि अनुच्छेद 15 इसके आधार पर विभेद करता है। लोक नियोजन में अवसर की समता, अनुच्छेद 16, ये भी भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। 19 के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है वो भी आपको भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। और उसके बाद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, अनुच्छेद 29, ये भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार, ये भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, ठीक है ना, 29 और 30 ये अनुच्छेद जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि 5 प्रकार के, ठीक है। और देख लीजिए ये जो अनुच्छेद 29 और 30 के संबंध में सवाल जो है 2446 में बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। आगे देखिए हम लोग देख लेते हैं जो भारत के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है वो कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष समता, उसके बाद अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार 21(1), ये भी आपको विदेशियों को भी प्राप्त है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण, ये 22, ये भी विदेशियों को भी प्राप्त है भारत के साथ साथ। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, पहले होता है बाल श्रम फिर बलात्कार होता है, इसको भी याद रखिएगा। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, यानी कि 25, 26, 27, 28, तो ये सब भी आपको भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या वो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद आप देख लीजिए 11 को जो अनुच्छेद के तहत, मतलब जो 1235 के तहत हम लोग जो भी मूल अधिकार की बात करते हैं उसमें से 11 को मूल अधिकार भारत के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है, और 5 को है सिर्फ ओनली इंडियंस को ही प्राप्त है, ओनली इंडियंस को ही प्राप्त है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं हम लोग क्या है कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता यानी कि इकोनॉमिक इक्वलिटी समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। आर्थिक समानता की बात नहीं की जाती है, और इसको भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ठीक है ना कि आर्थिक समानता आता है कि नहीं आता है, तो नहीं, आर्थिक समानता नहीं आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि अब अनुच्छेद 19 को और डिटेलिंग यहाँ पर किया गया है। आपको पता है कि अनुच्छेद 19 के तहत आपको 6 तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसमें से पहला क्या हो जाता है, आपको शांतिपूर्ण, यहाँ पे आइए, पहला होता है कि आपको बोलने का, ठीक है ना, अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की होता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का ए है। जब आप बोल लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आप इकट्ठा हो जाएगा। शांतिपूर्ण, हथियार रहित, मतलब बिना हथियार के आपको इकट्ठा होना है। हथियार इकट्ठा कर लिए, फिर 19 के सी में आप क्या किए कि आप संघ बना सकते हैं, समागम बना सकते हैं, अपना कोई ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, आप भारत के किसी भी हिस्सा में आप घूम फिर सकते हैं। इस तरह से आपको याद करना है। पहले हमने बोलकर हमने क्या किया, भीड़ इकट्ठा किया यानी कि बिना हथियार के, फिर हमने संघ बना लिया, फिर भारत के किसी भी भाग में हम घूम सकते हैं, 19 का 1 का डी हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पे जाकर के हम क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर निवास कर सकते हैं, घर उर बना सकते हैं, ठीक है ना। 19 का 1 का ई हो जाएगा। और निवास करने लगे तब क्या कर लेंगे, हमने वहाँ पे अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया। कोई व्यक्ति आजीविका व्यवसाय कर सकते हैं, 19 का 1 का जी। तो इस आधार पर आप 19 के जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उसको आप याद कर सकते हैं। अब देख लीजिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए नहीं बात किया सकता है। 20 का 3 जो है, तब ना लोग मतलब कि कोई भी गवाह करते हैं तो ये नहीं मानता है कि मैंने गवाह किया, वो हमेशा अपने डिफेंस में ही बोलता है, और अपने डिफेंस में बोलता है तो उसको दोष सिद्धि नहीं किया जाता है। ऑल्दो अंत में पता चल जाता है कि वो गलत बोल रहा था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि अपने बचाव में वो दोष सिद्धि करे। अपराध के कंडीशन में अपने आप का दोष सिद्धि के लिए वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे, अपने बचाव में गवाही दे। ये 20 के 3 के तहत इसको प्रदान किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड और 100 अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि 20, यानी कि जिस समय जो अपराध किया था उस समय जो कानून था वही उस पर लागू होगा, बाद में दोष सिद्धि के समय जो कानून है उस पर लागू नहीं होगा। यह दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो गया। अब 21 क्या बोलता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बोलता है। उसी के अंतर्गत आपको विदेशी यात्रा का अधिकार, ठीक है ना। आप भारत जो मतलब भारत से बाहर कहीं ट्रैवल पर जाते हैं फॉरेन रोड पे, तो आपको अनुच्छेद 21 के तहत वो अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान करता है, अनुच्छेद 24, यानी कि बलात्कार की बात की जा रही है, ठीक है ना। सॉरी, पहले होता है आपको हाँ, बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो आपको 24, ठीक है ना। पहले होता है बाल श्रम, फिर आपको बलात्कार आ जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जरा क्लियर कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे है बच्चों के शोषण के विरुद्ध क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका 24, ठीक है ना। बलात्कार फिर बाल श्रम आएगा, सॉरी पहले बलात्कार आता है और फिर आपका बाल श्रम आएगा,
ठीक है ना। तो यही बाल श्रम की बात की जा रही है, बच्चों के विरुद्ध शोषण अनुच्छेद 24, यानी कि ये हो गया आपको बाल श्रम हो गया, पहले बलात् श्रम 23 और फिर बाल श्रम, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदू शब्द का में कौन कौन से आते हैं, तो बौद्ध, जैन, सिख। आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दो तरह के प्रश्न बन जाएंगे। पहला हो जाएगा कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार के किस अनुच्छेद के तहत हिंदू शब्द का प्रयोग है, तो वो अनुच्छेद 25 के तहत ही हिंदू शब्द का प्रयोग है, ठीक है ना। धार्मिक प्रबंधन की आज़ादी वगैरह की जो बात होती है, तो वहाँ पे आप हिंदू में देख लीजिए 3 आते हैं, बौद्ध, जैन, सिख, ठीक है ना। तो ऐसा ये माना जाता है कि जो बौद्ध, जैन और सिख है वो कभी ना कभी मतलब कि आदिकाल तक हिंदू का ही पार्ट था, और हिंदू में जिस तरह से धर्म कांड बने तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया। तो हिंदू में इस तीनों को कंक्लूड कर लिया गया, बौद्ध, जैन, सिख, ठीक है ना। अलग ये बात है कि अब बौद्ध, जैन, सिख कहाँ पर आ जाते हैं, तो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आ जाते हैं। 6 को अल्पसंख्यक है वर्तमान में, जिसमें कि आपको मुस्लिम भी है और बौद्ध, जैन, सिख, और भी आपको ईसाई और पादरी वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तन किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन होता है, तो न्यायपालिका होता है, जुडिशरी। इसमें भी आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। और बी आर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों को किसी संविधान का हृदय आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 को कहा है। और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं यहाँ पे हम लोग के पास। बोला है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि जो आपका पर्सनल फ्रीडम है उसके लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी के तहत ना यदि आपको कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटा के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो रिट आपको दायर किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत 5 को रिट, इसी की बात की जा रही है। संसद में मौलिक अधिकारों का संशोधन का अधिकार किस बात में निर्णय के बाद आधार प्राप्त हुआ था, मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन, क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो हाँ, केशवानंद भारती बाद जो है 1973 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किया जा सकता है, लेकिन वो जो नुकसानदेह नहीं हो। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटा दिया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978। पहले पता है कि संपत्ति का अधिकार जो है 19(1)(f) में था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। अब वो जो है एक वैधानिक अधिकार बन गया है। यहाँ पे देख लीजिए, संपत्ति का अधिकार क्या बन गया, वैधानिक अधिकार बन गया है, 300 के कॉमे दे दिया है, उसको दे दिया गया है। सूचना का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है, नहीं है। सूचना का अधिकार जो है आपको एक क्या है, विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, ठीक है ना। 2005 में इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। जबकि आपको विदेश यात्रा मौलिक अधिकार है 21 के अंतर्गत, ठीक है ना। वाक स्वतंत्रता 19 के 1 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार है, उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, शायद आपको अनुच्छेद 103 के तहत संविधान संशोधन के तहत उन लोगों को दिया गया था, जो 10% आरक्षण EWS को मिल रहा है 2019 के बाद से। तो ये कहाँ कहाँ पर संशोधन किया गया था, तो अनुच्छेद 15 के 6 में और 16 के 6 में, दो जो है ये सेक्शन में, इसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। और फिर जाकर के जो EWS को 10% आरक्षण दिया गया था वो उनको अवेल करवाया गया है। 15 के 6 में और 16 के 6 में संशोधन करके इनफैक्ट इसको जोड़ा गया था, 15 का 6 जोड़ा गया था और 16 का 6 जोड़ा गया था, ये पहले से नहीं था। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है, मूल अधिकार है, ठीक है ना। और भारतीय संविधान में जो आपको प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन, तो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, ऑब्वियसली उपलब्ध है। जैसे ही आपको बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 32 है ना, जिसको जो है बी.आर. अम्बेडकर बोलते हैं कि संविधान की मूल आत्मा है, ठीक है। तो हमने बता दिया कि 11 तरह के मूल अधिकार हैं जो आपको किसको प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त है, उनकी भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। और जो 5 तरह के मूल अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है, तो भारतीयों को ही प्राप्त है, ठीक है ना। चलिए, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ठीक है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार हो जाएगा 21 और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाएगा अनुच्छेद 20(21) को जो है निलंबन नहीं किया जा सकता है। ये कब लाया गया क्या, तो 359 जो है 359 मतलब कि संविधान का अनुच्छेद 359 के तहत लाया गया था, और इसको 1978 के संवैधानिक संशोधन द्वारा ये मैंडेटरी किया गया। नहीं तो पहले क्या था कि सब कुछ मतलब कि निलंबित कर दिया जाता, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में आया था उसमें जो है 359 में इसका प्रावधान किया गया था कि अब 20(21) को छोड़कर ही आपातकाल के दौरान जो है सारे मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकते हैं, 20(21) निरस्त नहीं होगा। चलिए, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था, 1976 में। देखिए यहाँ पे आपको 2 प्रश्न यहाँ पर कम से कम मेरे हिसाब से आप बना, नया प्रश्न बना, यही बोल रहे हैं कि आप जब भी पढ़ेगा तो नया पढ़ेगा। एक देख लीजिए, बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में बना है, ठीक है ना। और आप उधर देख लीजिए कि अस्पृश्यता का अंत जो कानून लाया था 1955 में आया था, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, कभी कभी आपको पर्टिकुलरली जो है मौलिक अधिकार को विच्छेद करके नहीं पूछता है बल्कि डायरेक्ट पूछ देता है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ आएगा, 14 से 18 तक आ जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ जाएगा, 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद की बात की जा रही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको 23-24, ठीक है ना।
और फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर आ जाएगा, तो 25 से लेकर के 28 तक आ जाएगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और संबंधी अधिकार हो जाएगा 19, 29 से 30 हो जाएगा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर हो जाएगा, 19 अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है। और यही 2446 में इसमें आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है यही पूछा गया था, अनुच्छेद 29-30 पूछा गया था 2446 में से बिहार दरोगा। अगला देख लेते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्थान की स्थापना, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार है। और ये आपको बिहार दरोगा 2446 पीटी में पूछा जा चुका था कि धार्मिक संस्था का स्थापना और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार कहाँ से। और देख लीजिए 2217 वाला में भाई मौलिक अधिकार से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा भैया, आप याद कर लीजिए जहाँ से भी रहे, लेकिन आपको रहेगा तो अच्छे से आप पढ़ के जाइए, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, मौलिक अधिकार के बाद आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व के आप पास आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो राज्य के निदेशक तत्व के जो सिद्धांत है संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दो इसका उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है, और वो भी अनुच्छेद 38 में किया गया है, ठीक है ना। भारतीय संविधान किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के निदेशक सिद्धांत के अंतर किया गया है, अनुच्छेद 40, पता है ना। समान आचार संहिता भारत के निदेशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता इसका भाग है, इसको भी याद रखिएगा। नीति निदेशक सिद्धांत क्या वाद योग है, नहीं वाद योग नहीं है, मतलब इसको आप न्यायालय में जाकर के परिवर्तनीय नहीं करवा सकते हैं, वहीं पर आपको मूल अधिकार को न्यायालय में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि इधर देख लेते हैं फिर आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन और कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, 43 के क में, ठीक है ना। और देख लीजिए भारत संविधान के समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। और पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान काम के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का तत्व है। देखिए यही पर ने कहा कि पुरुष और स्त्री दोनों की जब बात कीजिएगा तो 39 के क के तहत आ जाएगा, और वहीं पर आपको सीधे समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 14 और 16 के तहत जो है उसकी व्याख्या की गई है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करता है, 51। और अंतर्राष्ट्रीय राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, ये एक स्टेटमेंट किसका है, तो केटी शाह का है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं। नीति निदेशक संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं, पहले इधर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 क्या बोलता है, नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा करता है, प्रदान करता है। और अनुच्छेद 37 क्या बोलता है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न्याय होना बताता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 38 क्या बोलता है, लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना 38 में ही कहा जाता है। 38 का 2 क्या बोलता है, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। 39 का क क्या बोलता है कि स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका प्रदान करने का प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है ना। तो 39 का क बोल रहा है स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। और 39 का ख बोलता है सामुदायिक व भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे कि सामूहिक हितों का सर्वोत्तम प्राप्ति हो सके, 39 का ख बोलता है। 39 का ग क्या बोलता है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये देख लिया 39 का घ बोल रहा है, ठीक है ना। 39 का क बोल रहा है कि उनको समान, स्त्री पुरुष को आपको समान अवसर प्रदान करना है, ठीक है। और 39 का ख क्या बोलेगा, समुदाय के भौतिक संसाधनों के और इस तरह से नियंत्रण स्वामित्व हो कि जो है सामूहिक हित का सर्वोत्तम उपाय हो। और घ क्या बोलेगा कि पुरुषों और स्त्रियों को दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। और वह क्या बोलेगा, पुरुष और स्त्री कर्मकारों को स्वस्थ एवं शक्ति पर बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, तो ये है। 40 बोलता है ग्राम पंचायत का गठन बोलता है। 41 बोलता है कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक साहित्य पाने का अधिकार, जो ग्रामीण पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह है, इसी के तहत आता है। 42 बोलता है काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं व सहायता प्राप्त करना। 43 बोलता है कामगारों के लिए निर्वाहन मजदूरी आदि, ठीक है, ये 43 बोलता है। फिर 43 का भी और कुछ हिस्सा है। 43 का क्या बोलता है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। पहले तो बोलता है 43 बोलता है कि कामगारों का उचित निर्वहन मजदूरी हो। 43 का क्या बोलता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का जो है भाग लेना हो। और 43 का ख बोलता है सहकारी समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। सहकारी समिति का जो है कहाँ पर जोड़ा गया था, तो ये जो 97वां संविधान संशोधन आया था उसके तहत सहकारी समिति को 43 के ख में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो सहकारी समिति की स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक गठबंधन, नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। और याद रखिए जो है 2021 में सहकारी मंत्रालय का प्रथम बार गठन किया गया था और इसके पहले मंत्री कौन बने, तो जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो बने हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 44वां देख लीजिए, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। और 45 में क्या बोलता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। 46 क्या बोलता है कि SC ST दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। SC ST और दुर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। 47 बोलता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का लोक स्वास्थ्य के साथ हानिकारक नशीले पदार्थों का उपयोग पर प्रतिबंध, ठीक है ना, पोषाहार का सुदृढ़ करना है यहाँ पे।
अच्छा, जो बिहार में शराबबंदी लाया गया है ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही लाया गया था और ये सवाल भी आपको बिहार में पूछा जा चुका है। 48 देख लीजिए, कृषि और पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग करना, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध का प्रतिबंध और उनकी नस्लों का सुधार करना, गाय का नस्ल वगैरह सुधार करना है। और 48 का क क्या बोलता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों का भी रक्षा करता है। 48 का क 48 बोलता है कि पशु वगैरह से और 48 का क बोलता है पर्यावरण से। 49 क्या बोलता है राष्ट्रीय महत्व के जो भी ऐतिहासिक स्मारक हैं उनका संरक्षण करना हुआ। और 50 बोलता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यहीं पे आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग जो है किया जाता है। और 51 बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया, यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में 51 का जो है क है भाग 4 है। किस देश का संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो पूर्व रूस सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से। ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो भाग 4 1 में है। स्वर्ण सिंह समिति संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा दिया गया है। देखिए, स्वर्ण सिंह संविधान समिति जो है आपको इसका भी गठन 1976 में हुआ था। इन्होंने 8 का सिफारिश किया था, लेकिन जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन है उसमें 10वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 10 को जोड़ा गया था। और वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। एक जो है शिक्षा का अधिकार वगैरह जो है जोड़ दिया गया था। ठीक है ना। संविधान भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। ये आपको 2213 जो पीटी में पूछा जा चुका है सवाल। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002, जो प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपना शिक्षा प्रदान करे। तो अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 का सिफारिश किया था। 1976 में जो लाया था 42वां संविधान संशोधन, उसमें 10 लागू हुआ था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद इसमें 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जुट गया। अब मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। यहाँ पर भी एक नैतिक हो जाता है, एक नागरिक कर्तव्य हो जाएगा। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उन आदर्शों को का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। ठीक है ना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो आदर्श थे उसको समाहित किया गया, वो नैतिक कर्तव्य है। अब नागरिक कर्तव्य का मतलब क्या है? जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के संविधान ने उनको प्रदान किया है, वो भी कुछ उसको कर्तव्य की बात करता है, तो वो आ जाएगा नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन संरक्षण भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य में से एक है। अभी देख लीजिए, ये चीज आपको नीति निर्देशक तत्व में भी अवस्थित है। ठीक है ना। और ये आपको मूल कर्तव्य में भी अवस्थित है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण जो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में एक 48 में है ना नीति निर्देशक तत्व में। अब इसको मूल कर्तव्य में भी डाल दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों का रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये आपको मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। अब यहाँ पर भी आप स्पष्ट कर लीजिए। इसलिए मैंने बार बार कहता हूँ कि इन चारों को कोरिलेट करके पढ़िए। देखिए, राष्ट्रीय महत्व का जो 49 बोलता है स्मारकों का संरक्षण करता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ गया। लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण और वन जीव संरक्षण जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। और ये आपको 48 और 48 के क में है। ठीक है ना। 48 के क में है और साथ ही साथ ये मूल कर्तव्य भी है, प्राकृतिक पर्यावरण और वन जीव संरक्षण। ठीक है ना। महिलाओं के सम्मान के लिए प्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह अनुच्छेद जो है 51 के क के 5 में है। ठीक है ना। मूल कर्तव्यों किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। ठीक है ना। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होंगे जिनको आपको भारत का नागरिकता मिला हुआ है, उस पर लागू होंगे। चलिए अगले देख लेते हैं। अब देख लीजिए, 11 को मौलिक कर्तव्य है, उसको भी अच्छे से देख लीजिए। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थानों राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला हो गया। उसके लिए है आपको स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखें और उसका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों को समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। यही ना बोला गया था कि 51 का क का जो है 5वां भाग है। अब देख लीजिए क्या होगा। नीति निर्देशक तत्व से काफ़ी सवाल पूछा जा चुका है, मूल अधिकार से काफ़ी सवाल पूछा चुका है, अभी भी वो काफ़ी उसका इंपॉर्टेंस है। मौलिक कर्तव्य से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो मौलिक कर्तव्य को करके रह जाइए ना। पता नहीं कब भी पीएसएससी का मूड चेंज कर जाए, या फिर ग्रुप डी में, या फिर किसी भी अन्य एग्जामिनेशन में। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका जो है परिरक्षण करें। ठीक है ना। ये सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृति की है। ठीक है ना। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हों, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन तथा प्राणी मात्र की रक्षा करें। ये साथ में हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना रखें। ये क्या हो गया?
51 क का 8 हो गया ये। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, ये 9 हो गया। मूल कर्तव्य हो गए हैं ये सब। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़े, पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाई हासिल करे। और ये जो 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का संरक्षण जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वां संविधान संशोधन 2002 के धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। चलिए, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? विजयन इमुलियन बनाम केरल राज्य 1986। ये भी याद रखिएगा, ये 1-2 साल पहले काफ़ी विवाद में आया था कि आपको राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये आपको विजयन, राष्ट्रगान की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको है राष्ट्रगान, जनगण मन। तो ये विजयन इमुलियन बनाम केरल 1946 में राष्ट्रगान गाने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कह सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1946 विजयन इमुलियन बनाम केरल सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश PN भागवती 1985-86 में जनहित याचिका, ठीक है ना, आया था, और इसलिए इनको फादर ऑफ PL यानी कि जनहित याचिका का जनक कहा जाता है 1985-86 में, ठीक है ना। जनहित याचिका आपको पता है कि यदि किसी व्यक्ति का जो है वो होता है, मतलब कि संस्थान का हित जो है प्रभावित होते रहता है, तो वो व्यक्ति उसको नहीं जारी करता है, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति उसके बारे में जारी करता है, मतलब कि दायर करता है जनहित याचिका, ठीक है। आइए, अब हम लोग राष्ट्रपति के बाद से शुरू करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्रपति की पद एवं आहारताएँ कितनी है। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु कंप्लीट हो चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। ये देखिए, कभी ऐसे सवाल पूछ देता है कि उसकी आहारताएं क्या है, तो ये 4 ऑप्शन देगा, किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे ओमिट कर देगा और पूछेगा कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या नहीं है। तो वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी हो, लेकिन यहाँ पे उम्र उसका कितनी होनी चाहिए? 35 उम्र होनी चाहिए। और लोकसभा के निर्वाचित होने की उम्र कितनी है? 25 वर्ष उम्र है, ठीक है। तो उम्र में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। हाँ, लोकसभा के निर्वाचित होने की योग्यता उसमें किसी लाभ के किसी जो है लाभ के पद पर नहीं हो, और भारत का नागरिक हो, और न्यूनतम उसकी 35 वर्ष की आयु हो। तो ये 4 उसकी राष्ट्रपति बनने की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत के में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। और ये प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होता है? तो 3 तरह के लोग मतदाता होते हैं। राज्यसभा के लोग सदस्य, लोकसभा के सदस्य, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। लेकिन विधान परिषद के यहाँ पे सदस्य शामिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्तावक और अनुसमर्थक कम से कम कितने सदस्य होते हैं? 50 निर्वाचक द्वारा, ठीक है ना। ये भी देखिए, प्रस्तावक और अनुसमर्थक में कितने होते हैं? 50 लोगों द्वारा होते हैं, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो, क्योंकि उस सदन के सदस्य यानी कि विधान परिषद के सदस्य को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्यों की विधान सभाएं। जी हाँ, महाभियोग में आपको लोकसभा और राज्यसभा ही भाग लेती हैं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर शर्त क्या है? निर्वाचित होने का उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यानी कि संसद और विधानसभा का कोई सदस्य यदि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाग लेता है तो उसका पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जी हाँ, और जब वो एक बार चुनाव हो जाता है तो वो अपना पद छोड़ देता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को कितना दिन में भरना होता है? तो 6 माह में। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद कौन निपटारा करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। और किसके तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत ये निपटारा होता है, इसको भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किस पद से हटाया जा सके? महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, ठीक है ना। अब आइए इधर देख लेते हैं, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और जो तत्व है उसको देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है? 53 में। अनुच्छेद 52 बोलता है कि एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना, लेकिन 53 में संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रारंभ किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। 61 जो है महाभियोग की बात करता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। आपको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अनिश्चितकालीन के लिए है, ठीक है ना। तो पुनः निर्वाचित कहाँ पर हो सकता है? 57 के तहत। लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या है कि यदि आपको 2 टर्म्स हो जाता है तो फिर वो तीसरी बार निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, फिर कूलिंग पीरियड उन लोगों के लिए जाता है। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। तो अनुच्छेद 57 बोलता है कि उनको पुनः निर्वाचित कर दिया जा सकता है। राष्ट्रपति की कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस
भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। वापस वो भेज सकते हैं मंत्रिपरिषद को कि आप उस पर फिर से विचार कीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है? अनुच्छेद 111 है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। जो वीटो वगैरह होता है राष्ट्रपति के पास जो है वो 111 है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक है उसको अपने स्वीकृति जो है अपनी स्वीकृति रोक सकता है, वो अनुच्छेद 111 के तहत जो वीटो वगैरह होता है, ठीक है ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? यानी कि 160। इसको फिर से समझ लिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 के तहत कर सकता है। अब आइए राष्ट्रपति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यहाँ पर, इससे कई बार सवाल पूछे जाते हैं। पहला देख लेते हैं, पहला है आपको राष्ट्रपति का पद, वही ना बताएं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। 54 बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अपने राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो 50 लोग होते हैं और जो एकल संघ मतलब तो मत प्रणाली होता है वो होता है। अनुच्छेद 55 बोलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। देखिए यहाँ पे 54 बोलेगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो 50 वगैरह लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। और 55 बोलेगा जो एकल मत संकर प्रणाली होगा, वो अनुच्छेद 55 यानी कि निर्वाचन की रीति की बात की जा रही है। राष्ट्रपति की पदावधि 56, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका कार्यकाल कितना होगा, ये सब वगैरह। 57 क्या बोलता है कि पुनर्विचार के लिए पात्रता, फिर से राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन हो सकता है। 58 बोलता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहारताएं। अब देखिए आहारताओं की बात कीजिएगा तो ये 58 में हो जाएगा, ठीक है ना। उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं कि वो 35 वर्ष हो, ये सब वो 58 में होगा। 59 क्या बोलेगा कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ठीक है ना, जो कंडीशंस होंगे। 60 बोलेगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, और ये सब के सब आपको चूंकि एनसीईआरटी के सार संग्रह इसलिए इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 60 बोलेगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान यानी कि उनका शपथ वगैरह क्या होगा। 59 बोलेगा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कंडीशंस क्या होगा। आहारताएं 58 में आ जाएगा, 58 में आहारता, फिर 59 में शर्तें, 60 में वो शपथ वगैरह क्या लेंगे। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने का निर्वाचन करने का समय जो है आपको, और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि वगैरह, ये जो हो गया 62 में हो गया। 72 क्या हो गया, क्षमादान की जो है राष्ट्र क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, क्षमादान हो जाता है। 73 हो जाता है संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। अब यहाँ से संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार होता है, फिर आगे जाकर 75 में आपको क्या होगा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहीं पर 71 जो होता है, अनुच्छेद 71 हो जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो भी जो विवाद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, अनुच्छेद 71 के तहत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति को मृत्युदंड को मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन है, वो राष्ट्रपति के तहत जो है पूरा विस्तारित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को यह प्राप्त है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, 143 के तहत। और देखिए जो ये मतलब कि संसद सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शदात्री न्यायालय का जो प्रावधान लिया गया था, ये कनाडा से लिया गया था, ठीक है ना। तो 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। और देख लीजिए कि आपको लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए भारत के राष्ट्रपति के किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया गया था? तो भारत डाकघर अधिनियम 1986 में जेबी वीटो, ठीक है ना। और 111 के तहत वो दोनों सदनों से पारित विधेयक को रोक सकता है, अनुच्छेद 111 बोलता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग जो है नहीं ले सकता है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है ना। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन से होते हैं? तो देख लीजिए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं। ये भी सवाल यहाँ पर पूछा था अप्लाइड में कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो ये नियुक्त होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति होती है। वित्त आयोग और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत के महान्यायवादी एवं नियंत्रक महालेखागार परीक्षा की नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं
अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी ये नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा क्षेत्रों में राज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। दिल्ली एवं पौडीचेरी के मुख्यमंत्री की भी यहाँ पर नियुक्ति करते हैं। यहाँ पर भी याद रखिएगा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं और पौडीचेरी के मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल के समक्ष नहीं बल्कि राष्ट्रपति के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करते हैं, और यदि राष्ट्रपति नहीं रहे तब वो किसी को अपने बदले में बिहाफ में बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, तो 5 लाख रुपया है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त रह जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किसके संबंध में, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कहा जाता है। और बीपीएससी मेंस में इस बार कई बार सवाल पूछा जा चुका है, पिछली बार पूछा, क्या राष्ट्रपति जो है एक जो मतलब कि जो है एक तरह से पपेट की तरह है क्या, इस तरह से राज्यपाल और राष्ट्रपति के संबंध में कई बार सवाल पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपतियों के में बिहार के राज्यपाल कौन कौन रह चुका है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ठीक है ना, 14वें क्रम के, तो वो भी भारत के राज्यपाल रह चुके हैं, बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, और उससे पहले जाकिर हुसैन भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। अब आकर हम आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन पद पर धारण कर सकते हैं, तो संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण कर सकते हैं। राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है, अनुच्छेद 111 के तहत। निर्वाचित रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध रूप से। और ये सवाल भी आपको ऐसा है 2446 में पूछा जा चुका है। 1986 के आसपास शायद ये नीलम संजीव रेड्डी जो है इनका चुनाव हुआ था, निर्विरोध हुआ था। भारत के राष्ट्रपतियों में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से है, वीवी गिरी, वार गिरी, वेंकट गिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, जी हाँ नहीं देता है, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। वो सिर्फ दिल्ली और पौडीचेरी में है लेकिन आपको नॉर्मली नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है पद ग्रहण से, 5 वर्ष का। और भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। और भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। धन विधेयक का पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार किसके पास नहीं है, देखिए राष्ट्रपति के पास। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। धन विधेयक पर जो भी अल्टीमेट फैसला होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष ले लेते हैं, ठीक है ना। तो धन विधेयक को आप वापस नहीं लौटा सकते हैं, नॉर्मल विधेयक को लौटा सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा, ऐसे नहीं कंसेप्ट कि चलो किसी भी विधेयक को लौटा दे, धन विधेयक को नहीं लौटा सकते, ठीक है ना। यही है कि धन विधेयक का पुनर्विचार हेतु तो लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। देखिए ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौमे क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो 14वें क्रम के हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक समय तक 1950-1962 तक, और डॉक्टर जाकिर हुसैन के कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि तक 1 वर्ष 355 दिन तक ही कार्य किया था। तो ये भी देख लीजिए, कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़ दीजिएगा तो जाकिर हुसैन सबसे कम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा समय तक किए थे। तो ये भी दोनों बिहार से ही हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ क्या है, एक ऐसा दंड जो सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, यानी कि जो मार्शल कोर्ट्स जो होते हैं, सेना मार्शल कोर्ट, उसके मतलब कि आपको दंड को भी ये क्षमा कर सकते हैं। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, और मृत्यु दंड को भी ये क्षमा कर सकते हैं। अब देख लीजिए, राष्ट्रपति में महाअभियोग जो है वो क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है 61, ठीक है ना, महाअभियोग। अब उपराष्ट्रपति पे आ जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन होता है, तो संसद के दोनों सदस्य के सभी निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे राज्य विधानमंडल के जो लोअर सदन यानी कि विधानसभा को नहीं शामिल किया जाता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, केवल राज्यसभा में, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में दोनों में लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। अब देख लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित सभी विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, उसका निर्णय भी अंतिम हो गया। चाहे वो उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, दोनों ही विवादों में जो है सुप्रीम कोर्ट ही फैसला लेगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अब देख लीजिए, उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ विशेष अनुच्छेद हमारे पास हैं। अनुच्छेद 63 क्या बोलता है कि भारत के लिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 बोलता है, ठीक है ना। जैसे अनुच्छेद 52 बोलता है ना कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह अनुच्छेद 63 भी बोलता है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है। 64 बोलता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और 65 बोलता है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य निर्वहन करना। ये भी आपको
ऐसा है 2440 पीटी में सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति उनको रूप में काम करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 65 के तहत। अब देख लीजिए 66 में बोलता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और 67 बोलता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। पहले निर्वाचन होगा फिर उसका कार्यकाल होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इन अनुच्छेदों को याद करके रखिएगा, ठीक है ना। 68 क्या बोलता है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। 69 बोलता है कि उपराष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान, और 70 बोलता है कि अन्य आकस्मिकताओं एवं राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ये 70 बोलता है। 71 बोलता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित था उससे संबंधित विषय, ठीक है, अनुच्छेद 71 ये हो गया। चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग, भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन है। पहले आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, 1952 से लेकर 1962 है, फिर जाकिर हुसैन है 1962 से 1967 तक, ये भारत के बिहार के राज्यपाल थे, फिर उनको बने थे। श्री वीवी गिरी वेंकट गिरी हो जाएंगे 1967 से लेकर 1969 तक। अब देख लीजिए, इसको भी याद रखना है आपको, कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन मुख्यमंत्री, कम से कम प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इसको तो याद रखना ही है आपको, क्योंकि यहाँ से भी आपको देखे गए हैं कि सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद होंगे श्री गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है ना, ये उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है। फिर श्री बी.डी. जत्ती हो गए, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएंगे, श्री आर वेंकटरमन हो जाएंगे, श्री शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। उसके बाद 8वें क्रम के श्री के.आर. नारायण हो जाएंगे। 10वां श्रीकांत सिंह 1997 से 2002, श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, हामिद अंसारी 2007 से 2017, और अभी जो वेंकैया नायडू हैं श्री मप्पू पापूरा वेंकैया नायडू 2017 से अब तक ये 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदस्य का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा, ठीक है ना। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करता है, उपराष्ट्रपति करता है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों, ठीक है ना। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के किसी भी सदस्य किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य का भाग नहीं लेता है। देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्य विधान परिषद। ये एक्चुअली क्वेश्चन को ही उल्टा करके पूछा गया था, राज्य विधान परिषद के सदस्य किसी भी निर्वाचन में भाग ही नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। लेकिन आपको सिर्फ जो है विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब देख लीजिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके दे सकता है, उपराष्ट्रपति को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की तुलना हम लोग करते हैं, तुलना करेंगे तो ऑब्वियसली इसको छोटे फॉर्मेट में करेंगे ताकि दोनों ही चीज़ हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आइए यहाँ पर करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, चलिए करते हैं। देख लीजिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति, ठीक है ना, और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही बेसिक डिफरेंस है और इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। यदि राष्ट्रपति की बात कीजिएगा तो वहाँ पे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखेगा। अब मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति के योग्यता की बात कर दे और वहाँ पे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, तो आप समझिएगा अच्छा राष्ट्रपति में लोकसभा है तो यहाँ पर भी होगा, नहीं। उपराष्ट्रपति में बोलेगा तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना होना चाहिए, ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली और पौडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, इसको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ और सिर्फ आपको दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों शामिल होंगे। जो 12 लोग का मनोनयन होता है उनको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता, ये बेसिक डिफरेंस है। और भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी साधन में प्रारंभ हो सकती है, लेकिन ये यदि उपराष्ट्रपति को आप हटाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इसको आप चालू कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से पारित होता है, मतलब वो राष्ट्रपति हो या भारत का उपराष्ट्रपति, दोनों को आपको संचित निधि से ही इसका वेतन वगैरह दिया जाता है। अब आइए केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर आ जाते हैं हम लोग। देख लेते हैं केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो आपको प्रधानमंत्री हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। आपको पता है कि संसद बनने के लिए भी आपको न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हो तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता है, ऑब्वियसली नहीं दे सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाता है वो सरकार के खिलाफ वो मतलब कि लोकसभा में ही लाया जाता है। और चूंकि आप यदि प्रधानमंत्री के रूप में उस सदन के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो आप इसलिए आप उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। बेसिक का चीज़ है, अप्लाइड क्वेश्चन है। इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए और ये तभी आएंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, खासकर नए बच्चे ध्यान दें, ठीक है ना। और ये अप्लाइड क्वेश्चन, ये आपका कंसेप्ट क्लियर है तो अप्लाइड क्वेश्चन से आसान सवाल कोई होता ही नहीं है। इस बार खासकर 2213 पीटी में बहुत सारे लड़के हल्ला करने लगे थे कि देखिए इस तरह का सवाल पूछ दिया, उस तरह का सवाल पूछ दिया। ठीक है, सवाल पूछ दिया, लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर था उसको भी बना के आए, ठीक है ना। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्य प्रणाली शक्ति किसके अधीन होता है, तो प्रधानमंत्री का होता है। इसलिए बोला जाता है कि राष्ट्रपति जो है सिर्फ क्या होता है, एक मूर्ति स्वरूप है, उसका एक्चुअल सारा काम तो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 50 होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री
समानता किस सदन का सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का, ठीक है ना। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार और उत्तरदायित्व का निर्णय करता है। उसके बाद देख लीजिए, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 51वां संविधान संशोधन 2003 में, और इस पर भी सवाल आपको आया है, इसी बार आया है दुर्गा पीटी सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। संसद के मतलब कि आप जो है जितने भी आपको संख्या है उसके 15% से आपको अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। 51वां संविधान संशोधन 2003 में आया था। संसद के सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह। 6 माह के अंदर उसको किसी न किसी जो है सदन का सदस्य बनना अनिवार्य हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ संसद के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है, ठीक है ना। भारत में और यहाँ पर भी एक सवाल यहाँ पर भी आता है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होते हैं, इसीलिए वो भी संसद में लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। संसद, ठीक है, यदि लोकसभा राज्यसभा कर दे तो लोकसभा, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालक शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? अनुच्छेद 252 में, जो केंद्र संबंध आपको पता है ना कि 245 से लेकर के 263 की बात की जा रही है, तो उसी के अंतर्गत जो 257 है वो इस बात का करता है कि आप राज्य में कोई ऐसा कानून ना बना दें, कोई ऐसी कार्य प्रणाली ना ला दें जो संघ के कार्यपालिका के प्रतिकूल हो, तो वो अनुच्छेद 257 बोलता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये भी प्रश्न भी आपको आया था पिछली बार, ठीक है ना, कि लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली तो लोग होता है कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट करता है, हर एक मामले में सुप्रीम कोर्ट है, नहीं, लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? संसद। मतलब यदि संघीय की बात कीजिएगा तो संसद करेंगे, और राज्य की बात कीजिएगा तो राज्य विधानमंडल कर देंगे। अब यहीं पर देख लीजिए, उन लोगों के पास, इनके जो संसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनके पास शक्ति आ जाता है कि भाई लाभ के पद का निर्धारण भी आप ही लोगों को करना है अपने लिए, ठीक है। तो अपने पक्ष में वो लोग नियम बना लेते हैं आसानी से। लाभ के पद का निर्धारण आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करता है? तो विधायिका के अधीन कार्य करता है। ये भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री कौन बने? पहले गृह मंत्री, अच्छा देखिए यहाँ पे बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बने और बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू जो है पहले गृह मंत्री बने थे, फिर बाद में रक्षा मंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन बने? तो श्री आर के शनमुखन शेट्टी, ठीक है ना, प्रथम जो है वित्त मंत्री थे। और भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश के आकस्मिक निधन हो गया? तो लाल बहादुर शास्त्री का। उसके बाद अपने प्रधानमंत्री काल में कौन से नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे? चौधरी चरण सिंह। मतलब कि उनका जो टर्म था उसमें कभी भी वो चौधरी चरण सिंह जो है उनका चरण नहीं पहुंच पाया था। कहां पर? लोकसभा में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है? एक ही बार किया गया है, अनुच्छेद 352 के 3 में। श्वेत पत्र भारत सरकार की आधिकारिक दस्तावेज है और संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? यानी कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। ये इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। अब आइए मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर कर लेते हैं। यहां पर भी स्टूडेंट काफी कंफ्यूज करते हैं, इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। देखते हैं, पहला होता है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और मंत्रिमंडल कैबिनेट। तो यदि आप इसको थोड़ा सा भी नॉलेज है इंग्लिश से इसको कंफर्म कर दीजिए। कैबिनेट का मतलब होगा वही मंत्री जो कैबिनेट स्तर के होंगे, और मंत्रिपरिषद हो जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि और राज्य मंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री सब आ जाएंगे उसमें। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री इसमें सब आ जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना। और ये क्या हो जाता है, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं उन लोगों से भी बोलता हूँ, खासकर जो बीपीएससी मेंस वगैरह लिखते हैं, यदि आपको कभी अंतर देने के लिए पूछे ना आंसर, मतलब बीपीएससी में आए या जहाँ पर आप मेंस लिखते हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह का फॉर्मेट देखिए, बच्चा में हम लोग अक्सर सीखते हैं, और इस तरह का फॉर्मेट आप वहाँ पर भी दीजिएगा तो नंबर आपको गड़गड़ा के मिलेगा, ठीक है ना। खैर, और इसको समझने में भी आसानी होती है, तो यहाँ पर हम समझते हैं। खैर, मंत्रिपरिषद में कौन हो जाते हैं? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री हो जाते हैं, जिसमें कि आपको साथ साथ राज्य स्तर के मंत्री भी हो जाते हैं, उप मंत्री भी हो जाते हैं। लेकिन आपको कैबिनेट में क्या हो जाते हैं? मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ आपको कैबिनेट स्तर के ही मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट है मंत्रिमंडल है और यहाँ पे मंत्रिपरिषद है, दो सब स्पष्ट है। यह एक
संवैधानिक न्याय क्या है, जिसका निर्माण क्या होता है, अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, तो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। ठीक है, और मंत्रिपरिषद कहाँ पर है, तो आपको 74-75 में है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। देखिए, मंत्रिपरिषद को सबका सब प्राप्त है, लेकिन इसका निर्धारण कौन करता है, तो मंत्रिमंडल ही करता है। जो कैबिनेट मंत्री के जो संगठन होते हैं, वही 6-7 कमेटी होती है, वही निर्धारित करता है कि क्या क्या कार्य किसके पास होना चाहिए। व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है, ठीक है ना, और मंत्रियों के कार्य का निर्धारण करता है। अब देख लीजिए, संवैधानिक रूप से किसको बोला गया कि आपको मंत्रिपरिषद के पास सारी शक्तियां हैं, ठीक है ना, लेकिन व्यवहारिक रूप से कौन करता है, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो कमेटी होता है, वही सारी शक्तियों का उपयोग करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या बोलता है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा करता है। ठीक है ना, यानी कि इसने जो भी निर्णय लिया इसको इम्प्लीमेंट करना है। और नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। यानी कि देख लीजिए, सर्वे सर्वा जो है आखिर में यही बन जाता है, मंत्रिमंडल बन जाता है, जिसका जिक्र एक ही बार मात्र किया गया है। लेकिन जिसका जिक्र 74-75 में किया गया है मंत्रिपरिषद का, वो जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल होता है उसी के निर्देश पर मंत्रिपरिषद कार्य करता है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, महान्यायवादी एवं जो है आपको लेखा परीक्षक हो गए, ठीक है, अटॉर्नी जनरल और क्या के बारे में। भारत में 3 विधि अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं, भारत का महाधिवक्ता होता है और भारत के अपर महाधिवक्ता होते हैं। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है ना, ये इसको याद रखिएगा। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो देखिए S.C. सीतलवाड़, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम महान्यायवादी, भारत के प्रथम महान्यायवादी, अभी के वेणुगोपाल है ना, तो प्रथम कौन थे, तो M.C. सीतलवाड़ थे, ठीक है ना। और भारत सरकार के कानूनी विषयों को परामर्श कौन देता है, तो महान्यायवादी देते हैं, अटॉर्नी जनरल देते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है, तो भारत सरकार का होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा जो है महान्यायवादी के पद को कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं, तो देख लीजिए, भारत सरकार के संबंधित मामलों को लेकर के उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष पेश करना, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व करना, ठीक है ना। और 143 ही बोलता है कि परामर्श, जो सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श लेता है वो 143 ही लेता है, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो 143 के तहत कौन करेगा, आपको महान्यायवादी करेंगे, और सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में भी सुनवाई ये करेगा। अब 76 का 4 क्या बोलता है कि महान्यायवादी किसके प्रसार पर्यंत काम करेगा, तो राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत काम करेगा। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने और किसी भी संसद कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है, उसका जूनियर होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं, और महान्यायवादी का पद संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक ना होकर वैधानिक है। देख लीजिए, महाधिवक्ता कहाँ पर होते हैं, तो राज्यों में होते हैं, वो संवैधानिक नहीं है, मात्र वैधानिक पद है, लेकिन आपको महान्यायवादी के पद जो है संवैधानिक हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर है, भारत में प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, क्या कौन थे, तो वी नरहरि राव। देख लीजिए क्या और कौन थे, तो पहले वी नरहरि राव थे, और यहाँ पे पहले जो मतलब कि अटॉर्नी जनरल थे वो कौन थे, तो अभी हमने नरहरि पारिक को देखा था, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे देखा था M.C. सीतलवाड़ हो जाएंगे। पहले आपको क्या हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाएंगे, M. सीतलवाड़, यहाँ पे देख लेना, M. सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी हो जाएंगे, और पहले जो आपको नियंत्रक एवं महालेखागार परीक्षक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वी नरहरि राव। चलिए, राज्य सरकार के कानूनों के विषय में कौन सलाह देता है, तो महाधिवक्ता देता है। संसद की लोक सेवा समिति जो है के बैठकों में कौन उपस्थित रहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखागार परीक्षक। संसद की लोक सेवा समिति, पब्लिक सर्विस कमेटी, ये भी आप याद रखिएगा। लोक सेवा समिति में कौन भाग लेता है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखागार परीक्षक ही भाग ले सकता है, ठीक है ना। इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि महान्यायवादी भाग लेता है, नहीं, महान्यायवादी भाग संसद और मतलब कि संसद के दोनों सदनों में भाग लेता है, वोट नहीं देता है, लेकिन लोक सेवा समिति में जो है सिर्फ और सिर्फ भारत के नियंत्रक एवं महालेखागार परीक्षक भाग लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखागार परीक्षक का पद का सृजन किया गया है, संविधान द्वारा किया गया है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखागार परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है, और महान्यायवादी का प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखागार परीक्षक किसके मार्गदर्शक होता है, लोक लेखा समिति का होता है। नियंत्रक एवं महालेखागार परीक्षक जो है लोक निधि का मुख्य अभिभावक होता है, ठीक है ना। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखागार परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखागार परीक्षक के पेंशन भत्ते कहाँ से होता है, तो भारत के संचित निधि से ही होते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ विशेष चीज़ें
148 बोलता है कि भारत के नियंत्रण में महालेखाकार परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति दोनों की बात की जाती है, नियुक्ति एवं पद मुक्ति दोनों की बात की जाती है। 149 बोलता है नियंत्रण में महालेखाकार परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां, ठीक है ना। और 150 बोलता है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों से संबंधित राष्ट्रपति को सलाह। और 151 बोलता है अंकेक्षण प्रतिवेदन, इसी के तहत जो है राष्ट्रपति जो है नियंत्रण एवं महालेखाकार परीक्षक का जो भी रिपोर्ट है वो संसद के पटल पर रखता है, 151 के तहत, ठीक है ना। वहीं 148 में इसकी नियुक्ति और पदमुक्ति दोनों की बात की जाती है। 149 में बोला जाता है कि नियंत्रण एवं महालेखाकार परीक्षक के कार्य एवं क्या क्या शक्तियां हैं स्पष्ट विभेद किया गया है। और संघ तथा राज्यों के लेखा प्रतिवेदन को संबंधित राष्ट्रपति को सलाह कब देता है, तो 150 के तहत देता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, नियंत्रण एवं महालेखाकार परीक्षक अवकाश प्राप्त के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है, यानी कि CAG है, कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अब संसद के बारे में आ जाते हैं, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक की बात किया गया है, तो अनुच्छेद 110 के तहत, ठीक है ना। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। संविधान का अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों और राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर तय किया गया है, 1971 के आधार पर किया गया है। भारत में लोकसभा के सदस्यों को ही चयन किया जाता है, यानी कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों का ही चयन करता है, उसी के बीच में से एक आदमी बन जाता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना। और इसका कोई निर्वाचन नहीं होता है, मतलब कि इसका अलग से कोई निर्वाचन नहीं होता है, अपने सदस्यों के बीच में से एक लोग का चुन लिया जाता है। और इसका अलग से कोई शपथ ग्रहण भी नहीं होता है, क्योंकि चूंकि जब संसद के नए सदस्य बनते हैं तो अपना शपथ ग्रहण लेते हैं, तो इसका कोई शपथ ग्रहण भी नहीं होता है, ठीक है ना, स्पीकर का। और राज्यसभा के एकांकिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, एकांकित शक्ति 249, ठीक है। राज्यसभा संविधान देखिए, राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, तो 249 है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार संबंधित है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन संबंध में। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदनों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां किसके अंतर्गत आता है, तो 105 के अंतर्गत। ये भी सवाल कभी आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो 105, यानी कि जो संसद सदस्य होते हैं ना उनको इम्यूनिटीज जो प्राप्त है, जो प्रिविलेज प्राप्त है, वो अनुच्छेद 105 के तहत। लोकसभा और राज्यसभा गणपूर्ति कितना होता है, 1/10 होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 30 है। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है सदस्यों की, 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका जो है सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का, क्योंकि उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो 253 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए शक्ति प्रदान करता है संसद को। और भारतीय संसद में राष्ट्रपति और सदन के दोनों सदस्य लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है ना। अब बोलता है कि संसद क्या हो गया, तो संसद में आपको राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, वही बात यहाँ पे किया जा रहा है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित है। यह निर्धारण किस वर्ष से यथावत है, 2026 तक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। संसद से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। संसद का गठन, अनुच्छेद 79। देखिए 74-75 में तो आपको मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है, और 75 में बोलता है कि कैबिनेट वगैरह होगा उसमें कि आपको प्रधानमंत्री वगैरह का। लेकिन संसद का गठन की बात कीजिएगा तो संसद में आपको तीनों आ जाते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको 79 के अंतर्गत आता है। 80 में बोलता है राज्यसभा की संरचना। 81 में बोलता है लोकसभा की संरचना, पहले संसद की संरचना हुई, फिर राज्यसभा उच्च सदन की, और फिर लोकसभा निम्न सदन की, ठीक है ना। 82 में बोलता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन बोलता है। 82 में वही ना, अभी 2026 तक की जनसंख्या के आधार, मतलब 1971 की जनसंख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है, जो कि 2026 तक यथावत रहेगा। 83 संसद के सदनों की अवधि, ठीक है ना, कितने साल का होगा, 84 संसद के सदस्य की आहारता। 84 बोलता है कि आपको संसद सदस्य की क्या क्या आहारता होगी। 85 बोलता है कि संसद सत्र सत्रावसान एवं विघटन बोलता है। 86 बोलता है राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार। 86, ठीक है ना। 87 बोलता है कि राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण। 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायाधीश के अधिकार। यही के आधार पर न बोलता है कि महान्यायाधीश भाग तो लिख सकता है लेकिन मताधिकार नहीं दे सकता है। ये अनुच्छेद 88 के तहत ही ये निर्धारित किया गया है। और विशेष अभिभाषण कब होता है, 87 के तहत। 89 राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, ठीक है ना। 79 में जहाँ बोलता था संसद का गठन, वहीं पर 89 बोल रहा है कि राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति होगा। 90 बोल रहा है कि राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्तियाँ त्याग पत्र और पद से हटाया जाना, ठीक है ना, ये 90 बोलता है। 91 बोलता है राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति बोलता है। 91 बोलता है, ठीक है ना। 92 बोलता है जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाया जाने का स्वल्प विचाराधीन हो तब वो पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेगा। और 93 बोलता है कि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। 93 बोलता है, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पहले राज्यसभा आएगा फिर लोकसभा की बात आती है ना, इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष आपको 93 बोलता है। और राज्यसभा की बात कीजिएगा तो
आपको ये देखिए सभापति उपसभापति 89 में ही आ जाता है। राज्यसभा का सभापति उपसभापति कहाँ पर आ जाता है? 89 में हो जाता है। और 94 में आपको लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष आता है। 94 देख लीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की रिक्तियां, त्याग पत्र हटाया जाना आदि 94 हो जाता है। 95 हो जाता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति 95 बोलता है। 96 बोलता है जब लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वो पीठासीन के अधिकारी के रूप में काम नहीं करेगा। ये हो जाएगा आपको 96, ये लोकसभा के संबंध में। और राज्यसभा के संबंध में कहाँ है? 92 में हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य सभापति उपसभापति जब उस पर महाभियोग का मतलब हो, एलिगेशन हो, तब वो पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेगा, वो भी है 92 के अंतर्गत। और 96 के अंतर्गत जब लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर जो कोई भी विचाराधीन हो मामला तो वो पीठासीन के रूप में काम नहीं करेगा। तो 92, 96, 4 का गैप है। 97 सभापति उपसभापति व तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ठीक है ना। संसद का सचिवालय 98 बोलता है। और 99 बोलता है सदस्यों द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा, ठीक है ना। 100 बोलता है दोनों सदनों के मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणापूर्ति, ये हो गया, ठीक है ना। और हो गया 101 हो गया स्थानों का रिक्त होना, ठीक है ना। 100 हो गया आपको दोनों सदनों के मतदान रिक्तियों होते हुए सदनों के कार्य करने की शक्ति का गणपूर्ति हो गया, गणपूर्ति 100 में हो गया। 101 हो गया स्थानों की रिक्ति हो गया। 102 हो गया संसद के सदस्य के लिए निहारताएं। 103 हो गया सदस्यों की अयोग्यता के संबंधी प्रश्न। और 104 हो गया अनुच्छेद 104 बोलता है कि अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निहर्त किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। जी हाँ, यदि आप अयोग्य हैं फिर भी आप जबरदस्ती मतदान करते हैं, बैठते हैं, तब आपको दंड दिया जाएगा संसद को, वो 104 के तहत दिया जाएगा, ठीक है ना। और 105 के तहत तो बता दिया गया था कि उसको विशेष प्रिविलेज अधिकार दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद और विधानमंडलों दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि आपको अभी हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुआ था बिहार में, उसके लिए राज्य विधानमंडल या फिर किसी भी राज्य के अंतर्गत पंचायत चुनाव होंगे या नगर निकाय के चुनाव होंगे तो वो राज्य विधानमंडल करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले ये 525 ही था लेकिन 545 कर दिया गया था। अभी मैक्सिमम 552 है, ठीक है ना। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। किस राज्य में लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? यानी कि आपको शेड्यूल ट्राइब SC के लिए, ST के लिए जो है सर्वाधिक जो है आपको मध्य प्रदेश में 6 गो है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। जब भी आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार ही बढ़ाया जा सकता है, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का कौन निर्वाचन करता है? मनोनयन तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव के लिए सदस्य के लिए कितना न्यूनतम उम्र चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया गया है तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सीटों का मनोनयन का प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है। यानी कि जो आपको पता है ना, हम अक्सर पढ़ते आते हैं कि अच्छा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा में। अब उसको 126वां संविधान संशोधन विधेयक जो लाया गया था 2019 में, उसके तहत जो है वो जो 2 पद है उसको खत्म कर दिया गया था 126वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको ला करके, ठीक है ना। और जो SC और ST के लिए जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 पर आपको चुनाव होता है, ठीक है ना, इतना ही पर होता है। और 31वां संविधान संशोधन द्वारा 525 से लेकर के 545 कर दिया गया, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस प्रदेश का है? देखिए लोकसभा में 80 को कहाँ से है? यूपी से है। और राज्यसभा में 31 को कहाँ है? यूपी से है। बिहार की बात कीजिएगा तो 40 और 16, याद रखिएगा बिहार की बात, ठीक है ना। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की बात कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के 50, तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटों का संख्या कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र का है, 48 को है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि उसे विघटित नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा कहाँ पर है? लद्दाख हो जाएगा। और भारत की संचित निधि पर भारत में क्या क्या होता है, मतलब यहाँ पर कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है? 266। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते वो संबंधित अन्य व्यय हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ऐसे ऋण का भार जिसका दर भारत सरकार पर निर्भर हो। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन। भारत के नियंत्रण एवं महालेखागार परीक्षक का वेतन भत्ता हो जाएगा। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में जो है भारित घोषित किया गया है। चलिए परिसीमन आयोग की बात की जाते हैं। तो परिसीमन आयोग जो है आपको, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्या है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1991 से 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ था। यदि लोकसभा के सभी सदस्य जो है बहुमत संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्य
काल की समाप्ति के पूर्व ही उसके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है ना। सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करें। सभी सदस्य जो है बहुमत, यहाँ पे बहुमत की बात की जा रही है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र आयोजित हो जाने चाहिए? 2 होनी चाहिए। लोकसभा में बिहार के प्रतिनिधि कितने हैं? 40 है, देख लीजिए। और उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो भी लोकसभा का जो सीट आवंटन है उसको आप जोड़ दीजिएगा, तो वो बिहार के द्वारा जो लोकसभा में सीट आवंटन है उसके बराबर हो जाएगा। बिहार को आप पता है कि 40 को सीट आवंटन है और छत्तीसगढ़ को 11 और मध्य प्रदेश को 29। कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछ सकता है जब एनसीईआरटी ऐसा दिया है, तो यदि छत्तीसगढ़ का 11 जोड़ दीजिए आप और मध्य प्रदेश का 29 जोड़ दीजिए तो 40 हो जाएगा आपको, यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्य के बराबर में कहाँ पर लोकसभा सीट है? तो बिहार में, ठीक है ना। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रॉम्प्ट स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनके कर्तव्य निर्वाचित लोकसभा सदस्यों द्वारा शपथ दिलाया जाता है, ठीक है ना। तथा उनका कर्तव्य निर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रॉम्प्ट स्पीकर का काम क्या है कि वर्तमान के जो भी लोकसभा सदस्य बन के आएंगे उनको सिर्फ और सिर्फ शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष में विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा का परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, लोक लेखा समिति, ठीक है ना, और उस पर अंतरिम रिपोर्ट तैयार करके संसद में पेश करती है। प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधान सभाओं के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है ना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और देख लीजिए, विधानसभा के बाद है, उसके बाद है विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य होते हैं? विशेषाधिकार समिति में 25 सदस्य। देखिए 15 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। विशेषाधिकार समिति, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने होते हैं? तो 15 और राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में 10, दोनों मिला दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। अब देख लीजिए, संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल जो है, गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी बिल जो है मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो भी सरकारी बिल होगी वो किसी न किसी मंत्री के द्वारा लाया जाएगा और गैर सरकारी बिल कोई भी सदस्य ला सकता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक अलग अलग चीजें, इस चीज को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको भी आगे क्लियर किया जाएगा। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 को। और राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन सी थी? नरगिस दत्त थी, ठीक है ना। 1986 में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी। 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्यपाल के संस्तुति के बिना या अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, ऊपर में हमने ये भी देखा था कि जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक से ज्यादा है। धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन हर एक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। चलिए, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीबी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो है ये भारत के संचित निधि पर नहीं व्यय होता है, भारत नहीं है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। राष्ट्रपति वगैरह का तो सब है, राज्यपाल वगैरह का है, ये सब है, लेकिन आपको राज्यपाल के जो पेंशन वगैरह है और जो आपके महान्यायाधीश हैं, ऑडिटर जनरल हैं, इन सब का भारत व्यय होता है संचित निधि पर, लेकिन प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, इधर देख लेते हैं हम लोग कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल में किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के अंतर्गत तैयार किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। जो आपको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत भी 6 विभाग अब हो गए हैं, ठीक है ना। तो उसका जो आर्थिक कार्य विभाग है वो बजट का रूपरेखा तैयार करता है, आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है ना। करों और सरकारी कामकाजों का निर्वहन हेतु अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी बजट से प्रस्तुतीकरण से पूर्व किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका कौन निर्धारण करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। भारत की संचित निधि में धन विधेयक धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। संचित निधि से आप जब भी धन निकालेगा तो संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट। संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? लेखानुदान से। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की, जो भारत की संचित निधि से है उससे निश्चित अवधि के लिए धन निकालने का जो प्रावधान करता है, लेखानुदान करता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। आप लोग साधारण विधेयक और धन विधेयक में यहाँ पे अंतर देखेंगे हम लोग। पहले साधारण विधेयक क्या होता है और धन विधेयक क्या होता है।
चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ से, और इससे भी आपको सवाल पूछे गए हैं, पिछली बार भी था। देखिए, साधारण विधेयक होता है, इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल आपको लोकसभा में लाया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर मंत्री अथवा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसे केवल और केवल किसी मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है धन विधेयक को, ठीक है ना। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, किसमें, साधारण विधेयक में, लेकिन धन विधेयक से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अस्वीकृत या संशोधित कर सकती है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है। इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 6 महीनों के लिए रोका जा सकता है, और यही सवाल 2446 में इसमें पूछा जा चुका था। जी हाँ, देख लीजिए, अभी तक हमने आपको दिखा दिया है कि 3-4 क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट पूछे जा चुके थे 2446 में तो सोचिए कि दरोगा वालों के लिए कितने महत्वपूर्ण है। हर एक चीज़ को जब आप अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछने के सर मेरा 75 तक आ रहा है, 80 तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो कोई उसके लिए मैजिक नहीं है। आपका काम होगा कि आप जो क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चंस को 70 के बाद एक एक क्वेश्चंस को आपको सही करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बार बार मेहनत करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और यही चीज़ आपको वहाँ पे पहुँचाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए बहुत कितना महत्वपूर्ण है आपको यहाँ से। साधारण विधेयक को कितना 6 महीना के लिए रोक सकता है, लेकिन धन विधेयक को आपको मैक्सिमम 14 दिन के लिए रोका जा सकता है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष का ही अधिकार होता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। ये कौन बोल सकता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही बोल सकते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। और इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा द्वारा ही पारित होने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद, साधारण विधेयक को दोनों सदनों से पारित होने के बाद आपको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, लेकिन धन विधेयक यदि लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा उसको रोक नहीं सकता है, आराम से उस पर विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकते हैं। यह विधेयक यानी कि साधारण विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो तो। साधारण विधेयक, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। इसलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है ना, वो बेस है, उसको पढ़िए। यदि धन विधेयक, साधारण विधेयक जो है, यदि मंत्री ने पेश किया लोकसभा में और ये क्या हो गया, लोकसभा में अस्वीकृत हो गया, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। लेकिन साधारण विधेयक के संबंध में यदि लोकसभा में अस्वीकृत हो गया और उसको मंत्री ने पेश किया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा, और यदि धन विधेयक को जो है अस्वीकृत होता है लोकसभा में तो सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है परंतु पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। यानी कि इसे राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत या स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए फिर से इसको लौटा नहीं जा सकता है धन विधेयक को, लेकिन आपको साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर से लौटाया जाता है। तो ये भी बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, छोटा छोटा मामूली डिफरेंस है, लेकिन यही सब आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। बिल्कुल साधारण विधेयक पे ही आपको संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। प्रकलन समिति संसद के किसी जो है आपको सदन के सदस्यों से गठित की जाती है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रकलन समिति हमेशा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा गठित की जाती है। और कोई भी कानून विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन में। और यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में नहीं हो सकते। देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। वित्त विधेयक के संबंध में भी हो सकता है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में नहीं हो सकता। आप समझ में आ रहा है ना कि धन विधेयक क्यों वित्त विधेयक के ऊपर है और साधारण विधेयक के ऊपर तो है ही। संसद के दोनों सदनों के मध्य अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का ही हो सकता है, ठीक है ना। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं? बिना संसद की स्वीकृति के, यानी कि आपको संचित निधि से स्वीकृति चाहिए संसद की पूर्व, लेकिन आकस्मिक निधि से नहीं चाहिए। 267 लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण। अब आपके सामने जो भी यहाँ सवाल आ रहे हैं, समझिए कि एकदम बिल्कुल एग्जाम के पॉइंटेड ही सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, बोल रहा है कि लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस निर्वाचन में होती है? तो द्वितीय निर्वाचन में होती है। आपको द्वितीय वाचन में होती है उस पर बहस। पहले वाचन में तो आपको बजट के बारे में सब कुछ बता दिया, ठीक है ना। और द्वितीय वाचन में उस पर जो है बहस होती है, ठीक है। कटौती प्रस्ताव जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव, ठीक है ना।
कटौती प्रस्ताव को आपको समापन प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक। यदि 14 दिन के बाद भी रोक सकता है तो ऑब्वियसली वो पारित हुआ समझा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ना बोला गया यदि लोकसभा से धन विधेयक पारित हो गया है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे ही, उस पर राज्यसभा के पारित होने का कोई मतलब ही नहीं है। 14 दिन तक यदि रोक देता है तो इसलिए वो पारित हो ही जाएगा, मतलब कि पारित हुआ समझा माना जाएगा। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ त्यागपत्र देगा। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और संसद के किसी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है बिना किसी राज्य की सहमति से। और संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन की वित्तीय लेखा एवं विनियमन और नियंत्रण महालेखाकार परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समिति के माध्यम से, ठीक है ना। प्रशासन पर नियंत्रण करती है भारतीय संसद। बहुत तरह की संसदीय समिति होती है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति वगैरह वगैरह। वर्तमान में राज्यसभा में कितने हैं? 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों के और 4 संघ राज्य प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 245 है, उसमें आप देख लीजिए 4 ही आते हैं आपको मतलब कि जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ से आते हैं, और 12 कहाँ से आते हैं? तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। चलिए ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। और लोकसभा में कितने आते हैं? तो 20 आते हैं संघ वगैरह से, ठीक है। सरकार द्वारा लोकसभा को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखता है? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव कब आता है? तो सरकार रखती है और वो हमेशा लोकसभा में आती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 में। ये भी देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधारण विधेयक था, दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 था, उस पर ये जो है प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, ठीक है ना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, क्योंकि लोक लेखा समिति का जो गठन किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अक्सर जो जिसका गठन करता है उसके प्रति ही वो उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद या फिर विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? 60 दिन, 2 महीना। ये बीपीएससी पीटी में सवाल पूछा जा चुका है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अब देख लीजिए, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकता है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। यदि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकता है? जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रिविलेज मोशन कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले में तथ्यों को रोककर या तथ्यों को गलत विवरण देता है, तब उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने का आयु कितना है? 18 वर्ष। ये जो 61वां संविधान संशोधन 1918 लाया गया था ना, वहीं पर इसकी बात की जा रही है। लोकसभा शून्यकाल की अवधि जो है यहाँ पर देख लीजिए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा का। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करना है। और आपको पता है कि शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। और भारत की संसद की संप्रभुता किसके द्वारा जो है प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा के द्वारा। संसद की संप्रभुता, ये ना न्यायिक समीक्षा का कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और हर एक जो भी कानून आता है उसका समीक्षा किया जाता है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किसकी देन है? भारत की। और संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जो है ये जो प्रश्नकाल के बाद जो आपका जो शून्यकाल की बात है उसके बारे में भी आपको सवाल आया था बिहार SIPT में, ठीक है ना। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। लेकिन प्रकलन समिति में सबके सब कौन होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय अब आ गए हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों में बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास के है, उच्चतम न्यायालय के, ठीक है ना। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और देख लीजिए यहाँ पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 होते हैं। वर्तमान में सबके सब पूरे हो गए हैं। दूर संचार विवाद निपटार एवं अपील प्राधिकरण के निर्णय को केवल कहाँ पर ले जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसीलिए अब देखते हैं ना कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल वगैरह का जो भी रेट वगैरह बढ़ाना होता है तो सब के सब आपको सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को, ठीक है ना। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, संसद के अनुशंसा पर, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है, ठीक है ना।
के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर, ठीक है ना। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में ही करता है, परंतु इसके अनुमोदन के साथ ही वह कहीं और पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के, मतलब कि आपको उसका कहीं अलग भी आपको सुनवाई कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद के में सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय प्राधिकार है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134 के 1 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। संवैधानिक विभाग में अपीलीय पदाधिकार कहाँ पर है? संविधान के संबंध में कोई भी विवाद होता है तो वो अनुच्छेद 134 के अंतर्गत बताता है कि आप उसका व्याख्या कीजिए। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधी मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5, यानी कि आपको संवैधानिक कोई भी बात होगा उसमें 5 जजों की अनिवार्यता जरूरी है। अब सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कुछ प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आप देख लीजिए अनुच्छेद 5 भाग 5 22 भाग है ना, तो उसमें जो भाग 5वां जो हो गया वहीं पर अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का बात किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना एवं गठन की बात का है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की जा रही है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की यह बात चल रही है भाग 5 में, ठीक है। भाग 5 में आपको संघ की बात होती है ना, तो वहीं पे आपको सर्वोच्च न्यायालय की बात आती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तथार्थ न्यायाधीशों की बात की जाती है, ये सवाल काफी पूछा गया है, ठीक है ना। कार्यकारी न्यायाधीश की बात कीजिएगा तो आपको अनुच्छेद 126 के तहत होगा, और यदि आप तथार्थ न्यायाधीशों की बात कीजिएगा, ठीक है ना, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में 127 के तहत आता है। काफी महत्वपूर्ण बात है। 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय के बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है, समझ गए। 126 से लेकर के कार्यकारी, 127 तथार्थ काफी महत्वपूर्ण है। 128 में जो है सेवानिवृत्त न्याय को भी बुलाया जाता है। 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, और 130 क्या बोलता है? उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। उच्चतम न्यायालय का स्थान, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। और देख लीजिए 131 के अंतर्गत होता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकार, ठीक है ना, आरंभिक या मूल अधिकार हो जाता है। 136 में होता है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति, स्पेशल लीव ऑफ अपील का प्रावधान। 137 बोलता है कि उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में, अपने निर्णयों को फिर से वो देख सकता है, ठीक है ना। 141 के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों में बाध्यकारी हो जाएंगे, ठीक है ना। 141 बोलता है। और 143 बोलता है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। 143 बोलता है परामर्श करने की शक्ति। और 145 बोलता है कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए रूल बनाने की शक्ति, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीज्यूर के लिए रूल बनाने की शक्ति 145 बोलता है उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ठीक है ना। और 146 बोलता है कि अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारों एवं सेवाओं की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 146, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए महत्वपूर्ण क्या है, यदि 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला देता है वो सभी के लिए बाध्यकारी हो जाता है। अभिलेख न्यायालय कहाँ पर है? तो 129 के अंतर्गत आ जाएगा। ये दोनों आपको समरूप लगते होंगे लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। 129 में हो गया अभिलेख न्यायालय हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 141 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होती है, ठीक है ना। एक तरह से 129 का ही यहाँ पर एक तरह से आप क्या कर सकते हैं कि उसको एकदम पूरा फुल प्रूफ करता है, 141 करता है। तथार्थ न्यायाधीश 127 बोल दिया गया है, ठीक है ना। 126 बोल रहा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। चलिए ये हो गया उच्चतम न्यायालय के संबंध में। अब देख लीजिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होता है, और भारत की संचित निधि पर प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता नहीं भारित होता है। इसको आपने अभी पढ़ा है, ठीक है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विवादों का निपटान करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में आता है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत किस पर प्रतिपादित किया गया था? तो केशवानंद भारतीय विवाद 1973 में केवल सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रावधान है, अनुच्छेद 127। संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन का अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137, मतलब अपने जो भी निर्णय है उसको फिर से पुनर्विचार कर सकता है। भारत में संविधान की मूल ढांचा का सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा, ठीक है ना। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। उसके बाद है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ पे देख लीजिए न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां, अनुच्छेद 121 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के लिए संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर संसद में चल रहा हो तो उसके संबंध में आचरण पर संसद में चर्चा हो सकती है। तो ये
उनको संरक्षण प्रदान किया गया है कि आप जो भी न्यायाधीश होते हैं उनके संबंध में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। न्यायालय की अवमानना का कहाँ से आता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत जो अभिलेख न्यायालय है उसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों की अवमानना जो है की शक्तियां प्रदान करता है। बोलते हैं ना कोर्ट की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, तो उच्च न्यायालय में आप बोलिएगा तो 215 हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय की बात कीजिएगा तो 129 में ही आपको जो है न्यायालय की अवमानना है। 129 में ही देख लीजिए ना, यहाँ पे आइए एक बार फिर से देख लीजिए, 129 ही क्या बोलता है आपको, अभिलेख न्यायालय बोलता है ना, तो वही अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत ही आपको यहाँ पे न्यायालय की अवमानना की बात आती है। चलिए न्यायाधीशों का जो है प्रतिबंध जो है क्या है, कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत किसी जो है न्यायालय का प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है अनुच्छेद 124 के साथ। ये कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता है अनुच्छेद 124 के साथ के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ देखिए भारत में प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। देखिए आपको एनसीईआरटी कैसे कैसे सवाल ला रहे हैं, ठीक है ना, और इन सवालों को आप याद रखिएगा। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। संविधान की व्याख्या के संबंध में सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकार के अंतर्गत आता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए कानूनी मामलों में उच्चतम न्यायालय किसे परामर्श लेने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति का। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छे लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त किया था, ठीक है। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बांटा जा सकता है, पहला संवैधानिक विषयों के संबंध में 132, सिविल सेवाओं के विषय में 133, ठीक है ना, आपराधिक विषयों के संबंध में 134 और विशेष अनुमति 136, ठीक है ना। आपराधिक विषयों के संबंध ये जो सर्वोच्च न्यायालय का अपील का पदाधिकार है 132, 133, 134 और 136। 132 क्या बोलता है, संवैधानिक मामला, संवैधानिक विषय से 132, सिविल विषय में 133, आपराधिक विषय में 134 और विशेष अनुमति में 136 हो जाएगा, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष के उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए, 10 वर्ष। और न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे संवैधानिक घोषित कर सके, और ये यूएसए से लिया गया था। भारत में न्यायालयों में किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को, 215 और 129, ठीक है। लोक हितवादी PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है, संयुक्त राज्य जो है अमेरिका से, ठीक है ना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, इसे सभी निर्णयों को साक्ष्यपूर्ण मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर किया जाता है, ठीक है ना। अब राज्यपाल, तो चलिए आज जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब एक और वीडियो लाएंगे और इसको जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और करते हैं, राज्यपाल को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे और इसको कंप्लीट करवा जाएगा। राज्यपाल के बारे में आ जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल मनोनीत किए जाते हैं किस देश के अनुसार, तो कनाडा के अनुसार किया जाता है, ठीक है ना। और राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक कर्म कौन होता है, राज्यपाल होता है। किस देश में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधान सभा का सदस्य हो तो जिस तिथि से वह राज्यपाल का पद धारण करता है उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा के पद का रिक्त माना जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ओडिशा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। देख लीजिए यहाँ पर भी है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा। अब देख लीजिए राज्य विधानसभा सत्रावसान का आदेश कौन देगा, राज्यपाल देगा। और राज्यपाल किसे सलाह देता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है उच्च न्यायालय, ठीक है ना। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हस्तांतरण और पदोन्नति कर सकता है, तो उच्च न्यायालय की सलाह पर करता है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। भारत संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ये देख लीजिए भारत में संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है वैसे कोई नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, अनुच्छेद 201, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान राज्यपाल का मासिक वेतन क्या है, 3.5 लाख रुपया है। राज्यपाल के किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल जो है पुनर्नियुक्ति के भी योग्य हैं, ठीक है।
आज देखते हैं राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां कौन कौन से है। राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। लेकिन लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति तो होता है, लेकिन उसको हटाते हैं राष्ट्रपति ही हटाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों यानी कि वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। और देख लीजिए, राज्यपाल को राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का भी अधिकार प्राप्त, राज्यपाल को राज्य लोकसभा के आयोग के सदस्यों को लंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन ये अधिकार कैसे प्राप्त है, इसमें कंडीशन है, जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तब तक वो नहीं कर सकता है। तो आप राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति तो कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन राज्यपाल जो है सीधे नहीं उसको हटा सकता है। बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के राष्ट्रपति चाहेंगे तभी उनको हटाया जा सकता है, ठीक है ना। हटाएंगे तो यही हटाएंगे, लेकिन उनको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। चलिए, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राज्यपाल बनने की पहली महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, अनुच्छेद 333 के तहत। राज्यपाल के संबंधी प्रमुख अनुच्छेद है 153, राज्यों का राज्यपाल होगा। 154 होगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 153 बोलते क्या, पहले तो राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। 154 हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 बोलेगा राज्यपाल का निर्वाचन होगा। 160 बोलेगा आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य होगा। 161 बोलेगा क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण, ये सब हो जाएगा आपको 161 के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के संबंध में 72 है क्षमादान की शक्ति, यहाँ पे 161 हो जाएगा। 163 बोलेगा मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल का सलाह एवं सहयोग देना, 163। 200 बोलेगा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल का अनुमति। 201 बोलेगा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए रोका जाना, 201 बोलेगा। 213 बोलेगा राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का शक्ति, 123 हो जाएगा राष्ट्रपति का, 213 हो जाएगा राज्यपाल का। 233 हो जाएगा राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी महत्वपूर्ण है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है ना। अब देख लीजिए, सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संख्या दी है, और इस पर भी सवाल अक्सर आते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप अगले क्लास में आज यहीं पे खत्म करते हैं। छोटा छोटा क्लास रहेगा तो आपको समझ में भी आसानी होगी। हम लोग राज्य विधानमंडल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हमारी कोशिश रहेगी कि इस बुक को आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाए।